Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। ये रही इंडेक्स जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हम किस क्रोनोलॉजी से कौन सा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर आप इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ द राउज अकेडमी ऑफिशियल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप डेली करंट अफेयर्स के लिए और मंथली करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट rawsacademy.in को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले आर्टिकल के बारे में जिसमें चर्चा करेंगे जर्नी ऑफ अ वोट, कैसे पोस्टल बैलेट्स के बाद हम बात करेंगे EVMs जैसी चीज़ों का यहाँ पर इमरजेंस हुआ। अब देखिए ये सारे की सारी चीज़ें हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश में हुए हैं चुनाव और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा एक कंप्लेंट लॉन्च की गई है इलेक्शन कमीशन के पास कि पोस्टल वोट जो हैं इनको यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया है इन द रीजन ऑफ बालाघाट। चलिए समझ लेते हैं कि पोस्टल बैलेट्स क्या होते हैं और आखिर EVM की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। देखिए इन दिस सेक्शन वी आर डिस्कसिंग इट। देखिए सर्विस वोटर एब्सेंटी वोटर्स मतलब ऐसे लोग जो कि 80 साल से ज़्यादा के हैं, जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, या अगर आप बात करेंगे कोविड की वजह से इन्फेक्टेड हैं या सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं। ऐसे में वोटर्स जो कि हैं जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है या इलेक्टरल्स प्रिवेंटी आपको देखने मिल रहे हैं, किसी को डिटेंशन यहाँ पर दिया गया है और स्टिल वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, ऐसे सारे लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू यहाँ पर वोट दे सकते हैं। अब देखिए होता क्या है। देखिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म यहाँ पर फिल करना होता है जिसको पोस्टल बैलेट के थ्रू यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है पोस्ट के थ्रू, या फिर अगर वोटर्स की बात करें इलेक्शन ड्यूटी में जिनकी लगी है तो जो भी फैसिलिटेशन सेंटर होता है यहाँ पर इसको सबमिट करा जाता है। वहीं अगर हम बात करें EVMs के बारे में तो फर्स्ट लेवल चेक यहाँ पर किया जाता है, जितनी एक्सरसाइज होती है उनको कंप्लीट किया जाता है और मशीन्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है ROs के हाथ में जो कि आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरे आर्म्ड पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट किए जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इनका लेटेस्ट मैनुअल है, इसके हिसाब से जो EVMs हैं इनको एक एयर कंडीशन स्ट्रॉन्ग रूम में यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर होती हैं कि हाँ भाई इनके सामने इसको स्टोर किया जाता है। वहीं RO यहाँ पर इसको सील पैक तरीके से यहाँ पर रखते हैं। EVMs की बात करें स्ट्रॉन्ग रूम में इनको रखा जाता है पोलिंग डे तक। क्या होता है जब EVMs यहाँ पर वोट कास्ट कर दिए जाते हैं। देखिए जब मल्टीपल फेज़ में इलेक्शंस होते हैं या फिर हम स्टेट इलेक्शन की बात करें, इन सभी को यहाँ पर क्लब कर दिया जाता है। जो डेट्स होती हैं पोलिंग की इनको काउंट किया जाता है और ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद अगर आप देखेंगे इन सभी को यहाँ पर कलेक्ट कर कर भेज दिया जाता है टू द सेंट्रल हाउस। सेकेंड फेज़ में बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ों की, जैसे आपने देखा है कि अभी पहले फेज़ के इलेक्शंस हुए 5 स्टेट्स में, मिज़ोरम वगैरह में। सेकेंड फेज़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एटसेट्रा जगह पे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अब वोट होने वाले हैं तेलंगाना और राजस्थान के आसपास के इलाकों में। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही यहाँ पर वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो EVMs हैं और VVPATs हैं जिन्हें हम वोटर्स वेरिएबल पेपर ऑडिटर ट्रेड्स के नाम से जानते हैं, इनको एस्कॉर्ट किया जाएगा टू द कलेक्शन और रिसेप्शन सेंटर जहाँ पे इनको स्टोर कर दिया जाएगा अगेन इन दी स्ट्रॉन्ग रूम, अगेन एज पर द इलेक्शन कमीशंस मैनुअल। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या कोई प्रोसीजर है पोस्टल बैलेट के लिए या एब्सेंटी वोटर्स के लिए। देखिए पोस्टल बैलेट्स की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो फैसिलिटेशन सेंटर इंचार्ज होता है इनको ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर ओपन करना होता है हर दिन के एंड में इन द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। ये यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी या फ्रॉडरी नहीं हो सके। जो नंबर ऑफ बैलेट्स होते हैं इनको यहाँ पर लिखा जाता है एक फॉर्म में, फॉर्मेट 1 में आप देखेंगे तो बैलेट्स को यहाँ पर प्लेस किया जाता है एक एनवेलप में, एक कॉटन बैग में, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है उसको उसके लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इस बैग को भेज दिया जाता है RO के पास अलॉन्ग विद द फॉर्मेट 1 और जैसे ही दिन ख़त्म होता है
आप देखेंगे ये सारे जो बैग्स होते हैं एक कस्टडी के अंदर इनको स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक कहीं ना कहीं चांसेस बहुत कम हो जाते हैं किसी भी तरीके के मिस हैपनिंग्स होने के। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके पास जितने भी इलेक्शंस हैं यूनियन और स्टेट में करवाने के सारे अधिकार होते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950, इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। कमीशन के हेडक्वार्टर की बात करें, सेक्रेटरीट की बात करें तो हमें न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। इस बॉडी की बात करें तो दे एडमिनिस्टर द इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इट इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत, आप याद रखेंगे, ना ही म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को लेकर। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि डील करता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को लेकर। चलिए आगे आप सभी के लिए एक सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में बात की गई है इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन के इस्टेब्लिश करने की। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे and we are talking about the NASA to train an Indian astronaut for ISS mission. What is this mission? We'll be talking in detail. देखिए नासा और इसरो ने एक सिंथेटिक अपर्चर रडार, आप जब बात कर रहे हैं निसार की, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। नासा यहाँ पर ट्रेन करने वाला है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, जो कि इंडिया का एक मिशन होने वाला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 के अंत में। ये जो कोलैबोरेशन है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इंडिया के नासा के को लेकर। आगे अगर हम बात करें तो नासा का प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं। नासा यहाँ पर प्लान करना है डी ऑर्बिट करने का स्पेस स्टेशन इन 2031 और यहीं पर एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि अगर इंडिया यहाँ पर डिज़ायर कर रहा है कोलैबोरेशन करने के लिए, सो उसको अभी अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेंड करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे विच इज़ द निसार सैटेलाइट। निसार की बात करें तो नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट कोलैबोरेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लिया जा रहा है। बात क्या की जा रही है कि निसार सैटेलाइट जिसको यहाँ पर लॉन्च किया जाना है 2024 में, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा रडार टेक्नोलॉजी का ताकि अर्थ में जितने भी सरफेस में चेंजेस हो रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाएंगे 4 से 5 आउटर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पर दी जाएंगी। साथ ही एक 3D मॉडल डेवलप करने में निसार मदद करेगा। मेजरली अगर हम बात करें निसार की तो निसार का मुख्य उद्देश्य है अर्थ को ऑब्जर्व करना, सैटेलाइट डिज़ाइनिंग के थ्रू स्टडी करना, मॉनिटर करना अर्थ के सरफेस को लेकर विद द हेल्प ऑफ एडवांस रडार इमेजिंग। इस सैटेलाइट की मदद से साइंटिफिक स्टडीज़ की जा सकेंगी कि क्या क्लाइमेट चेंज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस किस तरीके से हो रहा है, जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। साथ ही ये कहीं ना कहीं एक स्टेट ऑफ आर्ट सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें होगा जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड कराएगा अर्थ के लिए। निसार की साथ ही हम बात करें तो ये 2 बैंड्स पे काम करने वाला है, एल बैंड और एस बैंड के ऊपर, जो कि अपने आप में एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इसको प्रोवाइड करवा देंगे। एक वर्सेटैलिटी हमें यहाँ पर देखने मिलेगी और 3D इमेजेस यहाँ पर कैप्चर की जा सकेंगी। ओके एप्लीकेशन एरिया जैसा मैंने आपको बता दिया, जियोलॉजिकल स्टडी एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग आर दी 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में यहाँ पर काम किया जा रहा है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ ISS, जिसको यहाँ पर चर्चा की गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 240 किलोमीटर लगभग 261 माइल एल्टीट्यूड की अप्रॉक्सिमिटी पर हमें एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि ऑर्बिट करेगा अर्थ का इस ऊंचाई पर जाकर।
इसके अंदर माइक्रोग्रेविटी स्पेस एनवायरमेंटल रिसर्च लैबोरेटरी बनाई जाएंगी जहां पर साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकेगा, स्पेशली विद द फील्ड ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीट्रोलॉजी, फिजिक्स एंड दी डिफरेंट फील्ड। मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स का ये पार्ट है जिसके अंदर अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज यहाँ पर पार्ट लेंगी। ISS की बात करें तो इसको असेंबल करने की, इसको बनाने की शुरुआत की गई थी 1998 में, और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हमें देखने मिल रहा है। नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है, रोस्कोमोस विच इज़ अगेन द वेरी फेमस एजेंसी ऑफ रशिया, ESA विच इज़ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, JAXA जापान से संबंधित है, CSA जिसमें हमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी देखने के लिए मिलेगी। ISS की बात करें तो इट विल ऑर्बिट द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली एवरी 90 मिनट, और इसकी ट्रैवलिंग स्पीड की बात करें तो ये होगी 28,000 किलोमीटर पर आवर्स। हाई ऑर्बिट वेलोसिटी की वजह से एक हायर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन हमें देखने मिलेगी, एंड दिस इज हाउ द ISS गोना लुक्स लाइक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द कॉम्बैटिंग फ्रॉड्स। बात करने वाले हैं मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिजिटल चीटिंग। लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो इंडिया और बाकी देश फेस कर रहे हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली हम बात करने वाले हैं UPI के बारे में। देखिए 2016, ठीक है, 2016 में UPI का एक ड्रास्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने मिला, जहां पर जो पेमेंट लैंडस्केप है, जो कि इनिशियल स्टेज पर अगर हम बात करें तो 11.4 बिलियन के ट्रांजैक्शंस हमें देखने मिले, लगभग 17.15 लाख करोड़ रुपीस के ट्रांजैक्शन आज की डेट में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एक अडॉप्टिव टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन ये टेक्नोलॉजी है जहां पर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल करके यूजेजेस को इजी और एक्सेस बना दिया गया है। देखिए अब जहां पर कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं वहां पर हमें नुकसान भी देखने मिलते हैं, और नुकसान किस चीज़ में देखने मिल रहा है हमें, विच इज़ दी फ्रॉड्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो डिजिटल और फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनके केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम RBI की एनुअल रिपोर्ट की बात करें 2022 और 23 की, तो 6,659 डिजिटल फ्रॉड, मतलब कार्ड या इंटरनेट की मदद से डिजिटल फ्रॉड यहाँ पर दर्ज हुए हैं, और जो अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है आप उसको सुनकर काफ़ी शॉक हो जाएंगे। इट इज़ दी 276 करोड़ रुपीज़। वहीं ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है ये बढ़कर हो गया है 3,596, और आज की डेट में भी आप देखेंगे पिछले साल में 155 करोड़ रुपए का यहाँ पर घपला आपको देखने मिलेगा। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है ताकि हम कहीं पर भी अपना OTP शेयर ना करें, हम अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर ना जाएं। साथ ही एक मिनिमम टाइम थ्रेशोल्ड की कंडीशन गवर्नमेंट यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप देखिए एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके। अलॉन्ग विद दैट एक 4 आवर विंडो ट्रांजैक्शन भी क्रिएट किया जा रहा है, जहां पर 2000 से ऊपर में आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी कंसर्न इमीडिएट रेज हो जाता है। और इसी के साथ आप देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट लगातार रिक्वेस्ट करती है कि आप KYC की गाइडलाइंस को फॉलो करिए, अननेसेसरी ऑथराइजेशन किसी को भी मत दीजिए। और रिसेंटली गवर्नमेंट आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश कर रही है, जो कि अलाउ करेगा बैंक कस्टमर को कि वो अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकें और एक्सेस कर सकें अपने बैंक अकाउंट के लिए। अब इससे होगा कि आप देखिए कोई भी व्यक्ति अपने बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन लाइक बैलेंस की इंक्वायरी करना हो, कैश विड्रॉवल हो, रेमिटेंस हो, उनको आसानी से जान सकेगा। साथ ही EPFC की बात करें तो यहाँ पर बैंक अकाउंट किसी पार्टिसिपेट बैंक में होना ज़रूरी होगा। वहीं ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा जब कोई भी व्यक्ति केवल और केवल अपना बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन यहाँ पर देगा, उसी के बाद कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब देखिए धीरे धीरे जो हमारे आधार इनेबल पेमेंट फ्रॉड्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई। अगर आप देखेंगे 2022 में जहां पर आधार इनेबल फ्रॉड्स का नंबर था 6.94 लाख्स, वहीं आज की डेट में ये कंप्लेंट्स बढ़कर 8.85 लाख्स के आसपास हो चुकी हैं। इसीलिए UIDAI ने इस बार सोचा है कि अब वो फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से देखिए फिंगर मिनिएचर,
फिंगर इमेज को चेक किया जा सकेगा, लाइवलीनेस चेक की जा पाएगी फिंगरप्रिंट्स की। अलॉन्ग विद दैट एआई की मदद लेकर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं और कैसे हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो यूज़र्स को अवेयर करना, एजुकेशन देना, अलॉन्ग विद दैट डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे एक रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेंटर एंड मणिपुर इंक डील विद बैंड मेती इंसर्जेंट बॉडी। पढ़ने क्या वाले हैं हम यहाँ पर? क्या हमें इस पूरे आर्टिकल में जाना है अननेसेसरी? क्या बहुत सारी डिटेल पढ़नी है? जी नहीं, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे मेतीस के बारे में। उसके पहले से इतना सा समझ लीजिए, जो यूनियन एंड मणिपुर गवर्नमेंट है, इन्होंने सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिया है एक पीस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशन लिबरल फ्रंट UNLF, जो कि अपने आप में ओल्डेस्ट आर्म्ड ग्रुप बेस्ड आपको देखने मिल जाएगा, एक ग्रुप देखने मिल जाएगा जो कि मणिपुर वैलीज़ में देखने के लिए मिलेगा। UNLF की बात करेंगे और मेती एक्सट्रीमिज़म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये फॉर्म हुआ था 1964 में और तब से आज तक आपको ये यहाँ पर वर्क करता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए बात करते हैं मैती कम्युनिटी के बारे में। मैती कम्युनिटी की बात करें तो इन्हें मणिपुरी पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है, पहली चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़, ये यहाँ कर एक प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप है जो कि हमें मणिपुर स्टेट में देखने के लिए मिलता है। यूजुअली ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मैती लैंग्वेज है। ऑफिशियली हम इसको मणिपुरी भाषा बोलते हैं, जो कि भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से आपको एक देखने के लिए मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइमरी जो मैती लोग हैं ये हमें इम्फाल वैली में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मॉडर्न डे मणिपुर का पार्ट है। वहीं आप देखेंगे तो एक सीजेबल जो पॉपुलेशन है ये इंडिया के दूसरे स्टेट्स लाइक असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी देखने के लिए मिलेगी। वहीं हम अगर बात करें तो कोई नोटेबल प्रेजेंस हमें मैतीस की नहीं देखने मिलती है म्यांमार और बांग्लादेश में। मैती एथनिक ग्रुप की बात करें तो ये लगभग 53% मणिपुर पॉपुलेशन को यहाँ पर डिनोट करते हैं। क्लान्स की बात करें तो कोई ये जो मल्टीपल क्लान्स में डिवाइड होते हैं, वहीं यहाँ पर इंटरमैरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। राइस्ड कल्टीवेशन बेस्ड इनकी इकोनॉमी होती है और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं और केवल 8% मैतीज़ आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो कि मुस्लिम्स समुदाय से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक यशोंगा फेस्टिवल, लेट मी राइट द नेम फॉर यू ऑल, आप ये शब्द याद रखेंगे, विच इज़ दी याओशांग, ठीक है, इट इज़ द याओशांग फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल है जिसे मैती लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं होली के समय पर, और इसे को ही मणिपुर वर्जन ऑफ होली के नाम से भी जाना जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे बात करें अगर हम, तो यहीं पर एक और फेस्टिवल होता है विच इज़ द लाई हरोबा। लाई हरोबा फेस्टिवल एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसके अंदर डांस, परफॉर्मेंस, डिपिक्टिंग माइथोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा देखने मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो आपने कई बार देखा होगा मैती लोगों को, मैती वुमेंस को, जो कि एक तरीके का स्कर्ट जैसा कुछ पहनती है, जो रैप अराउंड होता है स्कर्ट, इसको इनाफी बोला जाता है, और जो ट्रेडिशनल पोशाक होती है इसको फनिक के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल अटायर ऑफ मैती मैन की बात करें तो इसे पिजोम के नाम से जानते हैं, जो कि धोती होती है, और इनीफाई होता है जो कि शॉल होता है जिसे यहाँ पर पूरी बॉडी में कवर किया जाता है। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, विच इज़ द मेजर ऑयल एंड गैस firms have pledged to go carbon neutral by 2050 COP28 चीफ यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सुल्तान अल जबीर, इन्होंने अनाउंस किया है कि इस बार जो हमारा गोल होगा वो है ऑयल और गैस कंपनीज नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगी बाय 2050। पहली बात आप याद रखेंगे, COP28 की जब हम बात कर रहे हैं हम बात करने वाले हैं UAE की, और यहीं पर
पार्टी को प्रेसिडेंट करेंगे सुल्तान अल जबेर। ये जो कमिटमेंट है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट्स को लेकर। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी एक डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है ऑयल और गैसेस के ऊपर, ऐसे में यहाँ पर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड की भी बात की गई है। आप याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं इस पर्टिकुलर कॉप में, विच इज़ L&D फंड। COP28 के प्रेसिडेंट मिस्टर सुल्तान अल जबेर ने ये भी अनाउंस किया है कि क्रिटिकल प्रोग्रेस हमें देखनी होगी लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर। L&D फंड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो प्रीवियस कॉप समिट्स हैं उनमें जो भी मिस्टेक्स रह चुकी हैं, जो फुलफिलमेंट्स नहीं हुए हैं, जो अमाउंट यहाँ पर आना था जो नहीं आ पाया है, उसको लेकर आया जाएगा और लॉस एंड डैमेज फंड को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की हैं टुवर्ड्स दी वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स दी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, उसको फुलफ़िल किया जा सके। ओके, चलिए बात करते हैं नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2050 और आखिर इसका क्या मतलब है। देखिए, जब हम नेट ज़ीरो टारगेट की बात कर रहे हैं तो ये एक गोल है जिसे गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और COP28 यहाँ पर डिसाइड कर रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के बीच में जो एमिशन हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं, इन सभी को कम करने की बात कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ट्रैप हीट है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में यहाँ पर फंस गई है, इन सभी को कम करने की बात की जा रही है, ताकि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको मेंटेन किया जा सके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और एक शब्द बहुत चर्चा में है आफ्टर द रेस्क्यू मिशन, रेड होल। आप सभी को पता होगा एक वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की यहाँ पर बात की जा रही है जब हम बात कर रहे हैं सिलक्यारा टनल उत्तराखंड की, जहाँ पर हमारे 45 से भी ज़्यादा मजदूर फंस गए थे और फाइनली यहाँ पर इनको निकाला गया है रेड होल माइनिंग की सहायता से। एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसी तकनीक जिसको मेघालय में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस रेड होल माइनिंग। चलिए रेड होल माइनिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो रेड होल माइनिंग यहाँ पर आप समझिए इज़ ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, जैसे इसके नाम आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर टनल को डिग किया जाता है अराउंड 3 to 4 फीट। देखिए रेड होल माइनिंग में आखिर होता क्या है, ये एक तरीके का मेथड है जिसकी सहायता से कोल निकाला जाता है। कहाँ से? कोई जो नैरो, मतलब आपको एकदम पतली नैरो या हॉरिजॉन्टल सीम्स आपको देखने मिलती हैं, स्पेशली जो मेघालय के क्षेत्र में देखने मिलती थी। यहाँ पर ये जो टर्म है रेड होल, इसका मतलब ही है नैरो पिट्स को डिग करना ग्राउंड पर, टिपिकली जो कि लार्ज एक व्यक्ति के जाने लायक हो, बस इतना, ताकि कोल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। एक बार जब इन पिट्स को यहाँ पर खोद लिया जाता है, मिनरल डिसेंट्स को यहाँ पर बनाया जाता है, रोप्स और बैम्बू लैडर्स लगाए जाते हैं ताकि कोल सीम्स तक पहुँचा जा सके, और मैनुअली इनको एक एक करके यहाँ पर शॉल्स और बास्केट्स की सहायता से निकाला जाएगा। टाइप की बात करें तो यूजुअली हमें ये 2 टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, ध्यान से समझते चलिए। पहला होता है साइड कटिंग। साइड कटिंग प्रोसीजर की बात करें, दैट मीन्स यहाँ पर नैनो टनल्स को डग किया जाता है हिल्स के स्लोप्स पर, और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो इनके अंदर जाते हैं अनटिल अनलेस इनको कोल यहाँ पर नहीं मिलेगा। दूसरा हो जाता है बॉक्स कटिंग। ठीक है, बॉक्स कटिंग की अगर हम बात करें तो एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग यहाँ पर बनाई जाती है जो कि 10 से लेके 100 स्क्वायर किलोमीटर्स तक आपको देखने मिलेगी, और इसी के थ्रू एक वर्टिकल पिट बनाई जाती है 100 से 400 फीट की। एक बार कोल सीम्स यहाँ पर मिल जाते हैं, फिर से यहाँ पर देखेंगे इनको कोल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इस पूरे के पूरे माइनिंग को क्लोज कर दिया जाएगा। अब देखिए रेड होल माइनिंग की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी और एनवायरमेंटल हजार्डस हैं। ये माइन अपने आप में अनरेगुलेटेड होती हैं, सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर नहीं होते, प्रॉपर वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और सेफ्टी गियर्स नहीं हो पाते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस है ये केवल और केवल पेरिलियस नहीं होती है, बट दिस ऑल्सो डिटरमेंटल टू द एनवायरनमेंट। और लैंड होल माइनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं होस्ट ऑफ इकोलॉजिकल
इश्यूज़ हमें देखने मिल जाते हैं, एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है रिवर्स का, लैंड डिग्रेड होते हैं, डिफॉरेस्टेशन और वाटर पॉल्यूशन की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और इसी का परिणाम था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया था रेड होल माइनिंग को 2014 में। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं 2014 में, लेकिन जो प्रैक्टिस है आज की डेट में भी वो लगातार हो रही है। सेवरल एक्सीडेंट भी यहाँ पर देखे जा चुके हैं रेड होल माइनिंग को लेकर नॉर्थ ईस्ट में। 2018 की बात करें तो 15 मैन इलीगल माइनिंग यहाँ पर कर रहे थे, फ्लड की वजह से ये ट्रैप हो गए और मैक्सिमम लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। इसी तरीके के दूसरे इंसिडेंट 2021 में भी हमें देखने मिले थे। मणिपुर गवर्नमेंट ने भी इसको यहाँ पर मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ पर चैलेंज कर दिया था एनजीटी बैन को और बोला था कि देखिए और कोई फीजिएबल ऑप्शन नहीं है इस क्षेत्र में माइनिंग करने को लेकर। सो यहाँ तक आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, रेड होल माइनिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है और दूसरे तरीके क्या हैं हमारे पास। देखिए चूंकि जब भी हम मेघालय की बात करते हैं ना, यहाँ पर 576.48 मिलियन टन का रिजर्व हमें देखने मिल जाता है लो ऐश हाई सल्फर कोल का, जो कि इयोसीन एज मतलब हम रिसेंट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 3356 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एनवायरमेंटल इंटरेस्ट के बीच में कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। इम्पॉर्टेंस क्या है, हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लाइवलीहुड जो जिस पे लोकल कम्युनिटीज़ निर्भर करती हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए कोई नए तरीके लाने की आवश्यकता है। साथ ही आपको एक एडिशनल फैक्ट बता देती हूँ, कोल माइंस के नेशनलाइजेशन की बात करें तो इसको लाया गया था 1973 में, ताकि जो कोल माइंस हैं इनको यहाँ पर मैनेज किया जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी के तहत 1973 में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट लेकर आया गया था। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज हैज़ कम डाउन, ये बात आई है सामने एक पर्टिकुलर सर्वे के अंदर। देखिए बात कर रहे हैं हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के बारे में। ठीक है, ये सारे शब्द आप लोग देखिए बहुत अच्छे से सुनते चला करिए, क्योंकि फिर हम इनको डिस्कस करते हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, हमने कहाँ पढ़ लिया। देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको यहाँ पर कराया जाता है बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, यहाँ पर पता चला है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट की जो रेट है इंडिया में ये डिक्रीज हो गई है, जो कि जुलाई में अगर आप बात करेंगे तो ये थी 7.2%। ठीक है, सितंबर 2022 में अगर आप देखेंगे तो ये हो चुकी है 6.6%। वहीं अगर हम मेल फीमेल के रेशो की बात करेंगे तो फीमेल में आप देखेंगे जुलाई सितंबर में जो अनएम्प्लॉयमेंट था इट वाज 9.4%, और जुलाई सितंबर अगर हम 2023 की बात करें तो इट इज़ 8.6%। सो ये आपको एक प्रपोर्शनेट देखने मिलेगा मेल और फीमेल्स के बीच में। चलिए इसी के साथ समझ लेते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। ये एक तरीके का परसेंटेज होता है उन व्यक्तियों का जो कि लेबर फोर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी चेंजेस हमें देखने मिले हैं, स्पेशली फॉर द पर्सन एज 15 एंड अबव। आगे अगर हम बात करें LFPR की तो ये इंक्रीज़ हुआ है 47.9%, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। दैट मीन्स हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कम होता जा रहा है। बात करें NSSO के बारे में तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसको सेट किया गया था 1950s में, ताकि लार्ज लेवल पर सैंपल्स को सर्वे किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके सोशियो इकोनॉमिक डेटा को और स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात करें और सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस की बात करें तो इनको मर्ज कर दिया गया। आप याद रखेंगे NSSO और CSO को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था 2019 में टू फॉर्म दी, और इसके साथ एक नया हमारे पास विभाग आ जाता है विच इज़ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, NSO की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। चलिए टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, वेयर श्रीलंका रीचेस डील विद इंडिया पेरिस क्लब ऑन डेब्ट प्लान। देखिए श्रीलंका यहाँ पर एक एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल पर पहुँच गई है इंडिया के साथ, और पेरिस क्लब ग्रुप
क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग जापान यहाँ पर आपको देखने मिला है। ये जो प्लान है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इन श्रीलंका के लिए, ताकि जो नेक्स्ट ट्रांचेस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लगभग 3 बिलियन रिकवरी पैकेज को कवर किया जा सके। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या हमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है? बिल्कुल नहीं, हमें डायरेक्टली याद रखना है IMF। आपको पता है हम कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रिपीटेडली याद करते रहते हैं ताकि हम भूले नहीं कि हम क्या पढ़ रहे थे। इनकी डेट्स बहुत क्रूशियल हो जाती है। IMF की बात करें तो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जिसको कंडक्ट कराया गया था जुलाई 1944 में, यहाँ पर IMF को इस्टेब्लिश किया गया था 27 दिसंबर 1945। ओके, कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी क्रिएट करना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंडीशन डेवास्टेटेड हो गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो IMF का जो हेडक्वार्टर है ये हमें देखने मिल जाता है वॉशिंगटन DC, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं USA की। IMF को गवर्न करती हैं इसकी मेंबर कंट्री और हर कंट्री के द्वारा अपना एक गवर्नर यहाँ पर बिठाया जाता है। फंक्शंस और रोल की बात करें तो IMF का मुख्य काम है ये प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, साथ ही फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं मेंबर कंट्रीज़ को, स्पेशली उन कंट्रीज़ को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं, साथ ही जहां पर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखने मिलती है और कहीं ना कहीं अपना ये बेल आउट लोन प्रोवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स एक तरीके का लोन प्रोवाइड कर देते हैं कंट्रीज़ को, उसके बदले में IMF की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कंट्रीज़ को अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी होती है सो दैट यहाँ पर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। ऑलराइट, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, और पहला सवाल है आपसे डेमोक्रेटिक सिस्टम और इलेक्शन प्रोसेस को लेकर। दूसरा सवाल है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। वी विल सी, वी विल चेक एंड वी विल असेस एंड टेल यू कि क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Thank you and see you soon.